बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर 7 का नॉलेज 7.3 डिस्कस करना है, जिसमें हमारा आज का जो मकसद होगा उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग करना है। अंडरस्टैंडिंग के अलावा इनकी डेरिवेशन भी करना है, क्योंकि हमारे एसएलओ की डिमांड है। जो एसएलओ हमने यहाँ पे कवर करना है, पहले एसएलओ में क्या है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने ड्राइव करना है। आज डेरिवेशन की बातें होंगी, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट में थोड़ी इसकी वजाहत भी की है कि इसको ड्राइव करते हुए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपकी 9th की क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं किया। इसलिए इन इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स। अब ये काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स कौन से हैं? आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर आई थिंक 4 चैप्टर, उसमें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, फिर स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था आपने। तो ये वाले जो ग्राफ हैं, इन्हें काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स कहते हैं। कौन से ग्राफ्स हैं? क्योंकि वो जो साइंस आपने पढ़ी थी उसे काइनेमेटिक्स का नाम दिया जाता है। तो खैर, उन्हीं ग्राफ्स का हम इस्तेमाल करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। और दूसरी चीज जो है, दूसरे एसएलओएस में क्या है कि प्रूव एंड यूज। प्रूव भी करना है और यूज भी करना है। यूज करने का मतलब है कि आपने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। और क्या चीज करनी है? फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को भी हम ड्राइव करेंगे। तो आज हमारे लेक्चर में दो तरह की डेरिवेशन है मोहम्मद, दो तरह की डेरिवेशन है। एक काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन होगी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे हमने मैकेनिकल एनर्जी को लिखना है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से हो या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हो। किसकी वजह से हो? मोशन की वजह से हो या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हो। उस एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी का नाम दोगे। और ये एनर्जी दो तरह की होती है। एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और दूसरी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी है ये मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोजीशन की वजह से होती है। ये किसकी वजह से है? पोजीशन की वजह से है। तो आपने अभी मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स की बात की और उन्हीं दोनों टाइप्स की के बारे में हमने आज डेरिवेशन करना है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बेटा, काइनेटिक एनर्जी, चूंकि अभी आपको मैंने बताया, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से एनर्जी है। जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जो रेस्ट पे होगा उसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को, जो कि अभी यहां पे एसएलओ में आपने इसको देखा भी है, इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर, इस फार्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। और इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हमने यहां पे काइनेमेटिक्स के ग्राफ का यूज करना है। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको हम स्टार्ट करने के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैस m है। जिसकी मैस क्या है? m है। और ये रेस्ट पे है। ये किस पे है? रेस्ट पे है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट। ये रेस्ट पोजीशन पे है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जाहिर सी बात है ये स्पीड अप भी होगा। तो अज्यूम करें कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है। कैसे एक्सेलरेट होता है?
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। क्या मतलब है इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होना? कि इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? हमने ये बातें डिस्कस की हुई हैं, बताओ जरा। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो ज्यूम करें कि हम यहां पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। कैसी फोर्स लगा रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। उसने यहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया और उसकी स्पीड को 0 से इंक्रीज करके v कर दिया। क्या कर दिया? v कर दिया। तो इसका मतलब जो स्पीड है उसकी तब्दीली की अगर बात करें तो वो तब्दील हुई है 0 से v तक, 0 से v तक। और इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है? वो d के बराबर है। अब मुझे आप ये बताओ कि जब फोर्स लगाते हैं और डिस्टेंस कवर होता है तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? वर्क हुआ है। जब भी फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आप कहते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। तो यहां भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। तो हम उस वर्क को अगर निकालना चाहें तो वर्क को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? F इंटू डी। F इंटू डी के फार्मूले को हम यूज करेंगे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। ठीक हो गया? अब मुझे चूंकि एक बात याद रखो कि जो वर्क है वो एनर्जी की एक शक्ल है। वर्क क्या है? तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो भी तो एनर्जी है। तो हम वर्क की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। ऐसा वर्क जो मोशन पैदा कर रहा है, ऐसा वर्क जो मोशन पैदा कर रहा है, वो वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये वर्ड मैंने बार बार इस्तेमाल किया है, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वर्क अगर एनर्जी की शक्ल है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो अगर आप वर्क करके मूव करवाते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो इसका मतलब आपने उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा की। तो वर्क ही बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ। तो वर्क निकालना पड़ेगा किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए। और वर्क निकालने के लिए हमें यहां पे एफ और डी का पता होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमने क्या चीजें देखी हैं? एम और वी। एम और वी है ना, जबकि इस वर्क के अंदर तो एम और वी नहीं है। तो हमें यहां पे एफ को भी गायब करना है और डी को भी गायब करना है और यहां पे इस तरह का रिलेशन लेके आना है। क्लियर हो गया बेटा? अब इस रिलेशन को लाने के लिए पहले मैं फोर्स की बात करता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि F किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है। तो आप F कोई जगह पे एम ए यूज कर सकते हो। मैथ तो आ गई इसके अंदर। F की जगह भी ये पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क के अंदर क्या आ जाएगी? मैथ आ जाएगी। ठीक है? और ए भी अभी खत्म करना है क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर कहीं ए है? ए नहीं है। तो ए को यहां पे खत्म करेंगे। ए को खत्म करने के लिए मैं इस ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा। ये बेसिकली ग्राफ किन दो पैरामीटर्स के दरमियान में है? बताओ जरा। स्पीड और टाइम के दरमियान। और मैंने जो ऊपर सिचुएशन बताई उसमें मुझे बताओ ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है और उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई? v। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो बताओ स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह का होता है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी हाइट इंक्रीज हो रही होगी। ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी हाइट और जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। कहां से? ओरिजिन से स्टार्ट होगी। ओरिजिन पे यहां पे स्पीड 0 है और लास्ट पॉइंट पे जाके स्पीड कितनी हो गई? v हो गई, जिसको यहां पे हम v से जाहिर कर सकते हैं। यहां पे स्पीड v है और यहां पे स्पीड 0 है।
इन दोनों का डिफरेंस लें तो v माइनस 0 आपके पास ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, इनिशियली हमारे पास यहां पे ग्राफ की हाइट क्या है 0 और इधर ग्राफ की हाइट कितनी है v। तो अगर मैं ये वाली हाइट निकालना चाहूं तो मैं फाइनल हाइट में से इनिशियल हाइट को माइनस करूंगा, तो v माइनस 0 करके मेरे पास ये वाली हाइट आ गई। ऐसे ही अगर मैं इसके कोरस्पोंडिंग टाइम को देखना चाहूं तो यहां पे टाइम 0 है और यहां तक आने में टाइम अगर सपोज करें t लगा है, कितना टाइम लगा है t लगा है, तो बताओ ये वाला जो टोटल टाइम है वो कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे। फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, तो t माइनस 0 ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। और v माइनस 0 किसके बराबर आ जाएगा, v के बराबर होगा। खैर ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं, लेकिन जो मैंने ऊपर सिनेरियो समझाया पहले आपको पता होना चाहिए कि उस सिनेरियो के लिए ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, वो यहां पे इस तरह इस शेप का होगा जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी मेरे बच्चों। स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो, कोई याद नहीं किया हुआ आपने, पक्की बात है, लुकमान तुम बताओ स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। बेटा स्लोप लेते हैं, तो हमें स्लोप लेना पड़ेगा इस ग्राफ का, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा बच्चों। तो स्लोप आपके पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास जो हाइट है ये v माइनस 0 के बराबर है, अगर ये v माइनस 0 तो ये भी v माइनस 0 है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। तो मैं अगर परपेंडिकुलर को लिखना चाहूं तो v माइनस 0 हो जाएगा और बेस को लिखना चाहूं तो t माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा v ओवर t। और बताओ स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है, वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया v ओवर t। मैंने अब इस एक्सेलरेशन को उठा के इधर पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास अगर मैं इसको पुट करता हूं तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, फोर्स हमारे पास m एज इट इज और a को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, v ओवर t के साथ। तो मैं यहां पे v ओवर t लिख रहा हूं, ये मेरे पास फोर्स आ गई। अब इस फोर्स को मैं यूज करूंगा किस इक्वेशन में, बताओ जरा बच्चों, कौन सी वाली इक्वेशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये फोर्स की वैल्यू को हमें क्या निकालना है, नहीं पहले क्या निकालना है, जो मैं किससे काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे, वर्क से, वर्क से काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे। और बेटा ये सामने वर्क का फार्मूला लिखा हुआ है, हमने वर्क निकालना है, ऐसा वर्क जो मोशन पैदा कर रहा है, ठीक है, वही हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हमें यहां पे वर्क निकालना है, तो वर्क के लिए मुझे फोर्स की वैल्यू पुट करना है यहां पे, और फोर्स की वैल्यू मैंने नहीं लिख दी है, चलो इसको पुट करते हैं। तो वर्क हमारे पास है यहां पे F इंटू डी, और F की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं mv ओवर t, और साथ क्या आ जाएगा d। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर लेता हूं, ठीक हो गया। अब डिस्टेंस जो कवर्ड है इसको भी हमने काइनेमेटिक ग्राफ से निकालना है, किससे बताओ जरा, काइनेमेटिक ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द ग्राफ कैसे निकालेंगे, हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाला जाएगा काइनेमेटिक्स ग्राफ से, ना स्लोप नहीं, वो होगा एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है उस एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो बताओ यहां पे ये हमारा ग्राफ है और इसके अंडर एरिया किस तरह का एरिया बन रहा है, बताओ ये क्या चीज है, ट्रायंगल। तो
तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इट मींस इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो बताओ बेटा यहां पे इसमें बेस किसके बराबर है? टी के बराबर है। टी माइनस जीरो किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा। तो हाफ और बेस की जगह पे आप टी पुट कर दोगे, क्योंकि टी माइनस जीरो विल बी इक्वल टू टी। और हाइट यहां पे किसके बराबर है? v माइनस जीरो, जो कि v के बराबर है, तो उसको मैं यहां पे v लिख रहा हूं। तो इस तरह से जो हमारा डिस्टेंस है वो बनेगा हाफ वी टी। डिस्टेंस भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। इसको यूज करेंगे इक्वेशन 3 में। इधर से घुमाते हुए हम इधर जाएंगे और यहां पे इसको पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो डिस्टेंस की इस वैल्यू को आप इधर यूज करोगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। वर्क जो है वो क्या बनता है यहां पे? एम वी ओवर टी, ये एज इट इज लिख दिया। और डी की जगह पे पुट करोगे हाफ वी टी। तो बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पे? मोहम्मद इधर बताओ, कुछ कैंसिलेशन हो रही है? टी टी के साथ कैंसिल हो रहा है, ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? एम वी, और ये वाला वी इस वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बन जाएगा एम वी स्क्वेयर और नीचे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो 2 है डिवाइड हो रहा है ना, इसको जरा अलहदा हाफ करके भी लिखा जा सकता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये आपके पास वर्क आ गया एम वी स्क्वेयर की फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वेयर की फॉर्म में। और मैंने भी आपको बताया था कि वर्क की वजह से मोशन पैदा हो रही है, तो यही वर्क क्या है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इसको हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हमने डेरिवेशन कर ली, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है इसको जरा आप बता सकते हो कि किन चीजों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है? किन चीजों पे डिपेंड कर रही है बच्चों? सामने फॉर्मूले को देख के बताओ। मैस पे, और दूसरा स्पीड पे। वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अंदर जो v आता है वो स्पीड होती, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैस है और दूसरा स्पीड है। बताओ अगर मैस को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। चलो ये तो आपने मुझे बता दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो ये बताओ जरा कि अगर v को, स्पीड को डबल करें तो फिर काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मेरा बेटा, यहां पे v का स्क्वायर है। फर्ज करो कि मैं कहता हूं कि मैं अगर v को डबल करता हूं, हाफ m, और v की जगह पे 2v लिख देता हूं, लेकिन इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर भी तो करोगे ना। तो आपने v को 2v करना है, v स्क्वायर को 2v स्क्वायर नहीं करना। v को डबल करने की बात हो रही है, ठीक है। तो v की जगह पे 2v, ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या आ जाएगा? 4। तो 4 को मैं शुरू में लिख देता हूं, बाकी क्या बचेगा? हाफ m, और ये v स्क्वायर एज इट इज साथ आ जाएगा। बताओ ये वाली चीज तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और उसके साथ क्या चीज आ गई? एक फैक्टर आ गया। कौन सा फैक्टर है? 4 है। 4 एक मल्टीप्लायर आ गया यहां पे। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो ये बात याद रखनी है, मैस की चूंकि पावर नहीं है, अगर मैस को डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, लेकिन स्पीड की यहां पे पावर है 2, तो उसको डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि आप उस 2v की है तो 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अच्छा अगर आप यहां पे v को 3 टाइम्स करते हो, अब क्या होगा बताओ जरा? 3v का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी।
अगर आप v को 4 टाइम्स करते हो, 4 का स्क्वायर 16, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। बात को फॉलो किया बेटा? तो इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। ये सारी डेरिवेशन वही है जो मैंने आपको समझा दी है। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख लेते हैं बेटा। इसमें कार है विद अ मैस ऑफ 1200 kg। मैस हमारे पास कितनी है? 1200 kg। ठीक है, और ये मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये 2 दफा आ गया है, ये 1 दफा कर देना इसको लुकमान। 20 मीटर पर सेकेंड बाद में कर देना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? तो अब आप जरा बताओ कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हाफ एज इट इज आ गया, मैस की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1200, और v की जगह पे 20, 20 का स्क्वायर करोगे। अच्छा, ये 12 को कैंसिल करोगे, इधर आगे 600, 600 एज इट इज आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और 20 ये वाले और 20 ये वाले, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? हमने तो यूनिट डिस्कस ही नहीं किया। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है, चाहे वो किसी भी किस्म की एनर्जी हो। जब भी एनर्जी लफ्ज आ गया, जब भी एनर्जी का वर्ड आ गया, तो समझो वहां पे यूनिट जूल है। ठीक हो गया? चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे केमिकल एनर्जी है, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी है, हर तरह की एनर्जी के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल यूज करेंगे। तो ये आप इसके साथ जूल लगा लोगे। अब इधर भी बताओ जरा, ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ मैस ऑफ, मैस कितनी है? 50 kg, ये भी डबल लिखा गया, 50 kg हो गया। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये भी डबल आ गया, इसको देख लेना भाई। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी कितनी? 625 जूल। आपने क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड को, स्पीड निकालनी है। अब तो स्पीड निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। तो हमें यहां पे पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? हाँ, ये 625 आ गया, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैस की वैल्यू क्या है? 50, इधर 50 आ जाएगा, और साथ v स्क्वायर। तो इस तरह से v स्क्वायर किसके बराबर होगा? 625 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये 2 को कैंसिल करोगे, इधर आ जाएगा 25, और 25 से इसको कैंसिल करोगे 25 बचेगा बाकी। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो v किसके बराबर आ जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट। ये सॉल्व करना आता है ना? हाँ जी। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 25 आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपने जो है वो, चलो ये क्या हो रहा है? v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये, चलो ठीक हो गया बेटा। तो ये आपने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को आज हम देखेंगे भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एक ऐसी एनर्जी होती है विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। अब ये वर्ड कहां से आ गया? फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड कौन सी फील्ड होती है? ऐसी फील्ड जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है। जैसे मुझे बताओ, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, इसके अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये फील्ड उसके ऊपर क्या करती है? फोर्स लगाती है। ठीक है, ग्रेविटी लगाती है ना, तो वो फोर्स लग रही होती है। तो ऐसी फील्ड को आप फोर्स फील्ड कहते हो। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स फील्ड के अंदर रखोगे और उसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो डेफिनेटली उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएट होगी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बात करते हो, किसके अंदर?
ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बात करते हो। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के एक हाइट पे ले आता हूं तो अब इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों आएगी एनर्जी? ये एनर्जी क्यों आती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था बेटा, बता सकते हो? मुझे बताओ कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को उठाता हूं तो मैं उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मुझे फोर्स लगाना पड़ रही है, तो मुझे अपनी एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ रही है, मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है ना? वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वर्क करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर की, तो वही एनर्जी उसके अंदर क्या होगी? स्टोर हो जाएगी। वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाना है जो कि mgh के बराबर होता है, तो उसके लिए भी किसको निकालना पड़ेगा? हाँ जी, वर्क को निकालना पड़ेगा। यहां भी डिस्प्ले लिफ्ट करने में जो वर्क है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पुश करने में जो वर्क है, ठीक है, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिल रहा है। तो लिफ्ट करने में जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आएगा। तो उसको अभी अब देख लेते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास ग्राउंड है, फिलहाल मैं ग्राउंड के लिहाज से बात कर रहा हूं, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठाया और उसको एक हाइट पे ले आया हूं। फर्ज करें ऑब्जेक्ट की मैस m है और मैंने इसको ऊपर की तरफ क्या किया है? लिफ्ट किया है। बेटा जब मैं ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट करूंगा तो सपोज करें कि मैंने जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करवाया है ना, वो हाइट की फॉर्म में करवाया है। इसकी फॉर्म में हाइट, उसको h हाइट पे ले गया हूं, ठीक हो गया। और जाहिर सी बात है जब ऊपर लेके जा रहा हूं तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया जा रहा है लेकिन फोर्स भी लग रही है। एक तो मैं फोर्स लगा रहा हूं और दूसरी कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। तो मैं ग्रेविटी की वजह से वर्क निकालूंगा। याद रखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो मुझे अगर वर्क निकालना है तो वर्क के लिए F इंटू डी, फॉर्मूला में F इंटू डी यूज करूंगा। लेकिन मुझे बताओ कि फोर्स यहां पे जो लग रही है वो यहां पे ग्रेविटी लेंगे जो किसके बराबर होती है? mg के बराबर होती है, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। तो फिर फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? mg। और बताओ यहां पे जो डिस्टेंस लेंगे वो किसके बराबर लेंगे? h के बराबर। ऐसे ही है। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आ जाएगा? F की जगह पे mg और D की जगह पे H आ जाएगा। ये मैंने वर्क निकाल लिया बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक पॉइंट जो आपने अभी जहन में रखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये भी वर्क के बराबर है, लेकिन यहां पे ये कौन से वर्क के बराबर है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी वाली फोर्स की वजह से जो वर्क है हम उसकी बात कर सकते हैं। बेटा एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकती हैं और हर फोर्स का अलग अलग वर्क आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहां भी एक मेरी फोर्स है, एक यहां पे ग्रेविटी है। तो मुझे चूंकि पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है तो उसके लिए मुझे फिर किस वर्क को देखना पड़ेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी को देखना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम mgh के बराबर लिख रहे हैं। किसके बराबर लिख रहे हैं? mgh के बराबर लिख रहे हैं। अब h क्या है यहां पे? हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, यहां पे ग्राउंड से है, ठीक है। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, ग्राउंड पे पड़ा हो, तो बताओ उस वक्त इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड, अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है तो बताओ उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी? जी बेटा ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होगी? ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो ग्राउंड से उसकी हाइट क्या है? 0। तो यहां पे आप h की वैल्यू क्या ले लोगे? 0। सो पोटेंशियल एनर्जी भी फिर क्या आ जाएगी आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये लिखी जाएगी mgh और h की जगह पे 0।
पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहेगी, जीरो। तो ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अच्छा अभी एक बड़ी अहम बात बताने लगा आपको, वो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है उसको हम यहां पे एज ए रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं। देखो आपने ये हाइट किसके लिहाज से ली थी, तो ग्राउंड हमारा रेफरेंस लेवल है, ग्राउंड हमारा रेफरेंस लेवल है। जिसको भी आप रेफरेंस लेवल लोगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, और हाइट आप उस रेफरेंस लेवल के लिहाज से देख रहे होगे। और बहुत सारे आगे आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहोगे हायर क्लासेस में भी कि रेफरेंस लेवल डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि टेबल टॉप है, ये फर्ज करो कि टेबल है और टेबल से आप एक ऑब्जेक्ट की हाइट देख रहे हो, ऑब्जेक्ट की हाइट किससे देख रहे हो, टेबल से देख रहे हो, तो फिर हमारे पास टेबल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो लेंगे। तो जिसके लिहाज से आप पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं ना, उस लेवल को आप रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पोजीशन का नाम देते हो। वो रेफरेंस पोजीशन ग्राउंड भी हो सकती है, वो रेफरेंस पोजीशन टेबल टॉप भी हो सकता है, वो रेफरेंस पोजीशन आपके पास कोई बिल्डिंग की छत भी हो सकती है। तो जिसको आपने रेफरेंस बना लिया, जिसके लिहाज से आप हाइट देख रहे होगे, उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है, अगर ग्राउंड के लिहाज से आप हाइट को देख रहे हो तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो। अगर आप टेबल टॉप के लिहाज से हाइट को देख रहे हो तो टेबल टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लो, जीरो ले लो। मेरी बात को समझ रहे हो बेटा? तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी रेफरेंस लेवल लेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को क्या लेंगे, जीरो लेंगे। अच्छा अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, हाँ जी, तो यहां पे हम नॉर्मली फिक्स ले लेते हैं, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। बाकी दो फैक्टर रह गए, एक मैस है और एक हाइट है। अगर मैस को डबल करें तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डबल होगी। और अगर आप हाइट को डबल करो, डबल होगी, क्योंकि यहां पे कोई पावर नहीं है। ठीक हो गया? अगर हाइट डबल होगी पोटेंशियल एनर्जी डबल, मैस डबल होगी पोटेंशियल एनर्जी भी डबल ही होगी। तो ये आपने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड किया। ये जरा एक बाइसिकल चलाने वाला बच्चा ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ये हाइट ज्यादा हो रही कम हो रही है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, इसको साइकिल चलाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो जितना भी वर्क करेगा वही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा। ठीक हो गया बेटा? और ये जब नीचे आ रहा है तो अब क्या होगा, नीचे आते हो स्पीड से नीचे आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और ये एनर्जी किसी और शक्ल में नजर आएगी। बताओ वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की शक्ल में ये नजर आएगी, किसकी शक्ल में, मोशन की शक्ल में नजर आएगी। तो याद रख लो कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। और जिसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग से नीचे गिराते हो तो वो क्या करता है, ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है, बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा ये बेटा आपने ये पॉइंट भी सीख लिया। अब आते हैं कि ये एक फिगर से बड़ी अहम बात सीखने वाले हो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को आपने लिखा mgh, ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक बॉल को सीधा ऊपर लेके जा रहा हूं, फर्ज करो h हाइट 3 मीटर हाइट पे लेके गया हूं, ठीक है, कितनी 3 मीटर हाइट पे इसको लेके गया हूं, और ये 10 न्यूटन का बॉल था, कितना था, ये 10 न्यूटन इसका वेट है, 10 न्यूटन इसका, और वेट को क्या कहते हो, mg। इसका मतलब mg की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, और हाइट यहां पे कितनी है, 3 मीटर। तो बताओ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास mgh होगी। तो mg की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 10,
और H की वैल्यू 3, इस तरह से ये कितनी आ जाएगी 30। तो यूनिट क्या होगा इसका? जूल, क्योंकि एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल है। अच्छा, अब ये एक स्लोपी सरफेस है, ठीक है, इसकी टॉप सरफेस की जो हाइट है वो 3 मीटर है, लेकिन ये वाला जो स्लोप वाला डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। बताओ मैं अगर इस बॉल को ऐसे लेके जा रहा हूं, अब डिस्टेंस तो मैंने 5 मीटर ट्रेवल करवाया, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? mgh का फॉर्मूला लगाना है। mg तो 10 न्यूटन ही है, h अब क्या होगा? h3 ही लेना है। h आपने ग्राउंड के लिहाज से देखना है कितनी हाइट पे गया, बस, चाहे जैसे मर्जी उसको लेके जाओ। तो इस केस में भी अगर हाइट 3 मीटर ही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस केस में भी 30 जूल ही आएगी, सेम उतनी आएगी। चलो इस केस में बात करते हैं। इसमें क्या है, एक स्टेप्स की फॉर्म में ये सीढ़ियां टाइप बनाया हुआ है, तो ये डिफरेंट स्टेप्स कवर करके आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, डिस्टेंस तो आपने बहुत ज्यादा कवर किया, लेकिन जो हाइट अटेन की वो 3 मीटर ही है। तो चाहे वट एवर द डिस्टेंस, आपने हमेशा किसको देखना है? ग्राउंड के लिहाज से, रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से आपने फाइनल पोजीशन की हाइट देखनी है, फाइनल पोजीशन की हाइट देखनी है। हाइट जितनी भी होगी उसी की बेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे कैलकुलेट करोगे, और इन तीनों सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? सेम है। बात क्लियर होगी बेटा? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि घबराना नहीं। कभी कहा जाए ऑब्जेक्ट ऐसे लेके जा रहे हैं जी, 10 मीटर उसको डिस्टेंस मूव करवाया है, लेकिन हाइट उसकी अगर 2 मीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 10 मीटर नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे? 3 मीटर या 2 मीटर मैंने कहा है, या 3 मीटर, यानी हाइट को यूज करोगे। आपने उसका स्लोपी सरफेस के ऊपर डिस्टेंस को यूज नहीं करना। लो बेटा, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या आ रही है? हाइट आ रही है, और ये हाइट कहां से लेते हैं? रेफरेंस पोजीशन से। और रेफरेंस पोजीशन पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लेती है? 0। वेरी गुड। चलो बेटा, ये पॉइंट भी सीख लिया, तो ये एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू लिफ्ट अ बैग ऑफ ग्रोसरीज? चीजों का एक बैग है, उसको लिफ्ट करना है, और उन चीजों के बैग का जो वेट है mg, वो हमारे पास किसके बराबर है? 200 न्यूटन के बराबर है। और उसको किस हाइट पे लेके जाना है? हाइट हमारे पास 3 मीटर है, ठीक हो गया। तो बताओ हाउ मच वर्क इज नीडेड। बताओ, आपने ग्रेविटी की अगेंस्ट, ग्रेविटी की वजह से वर्क निकालना है, और ग्रेविटी की वजह से जो वर्क है वो किसके बराबर होता है? अभी मैंने बार बार बोला है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, जब वेट बोला जा रहा है, लिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो वेट वाली फोर्स को कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है? लिफ्ट करने में हम हमेशा वेट वाली फोर्स, ग्रेविटी वाली फोर्स को कंसिडर करते हैं, और उसकी वजह से वर्क देखते हैं, और वही वर्क हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। वर्क निकालने के लिए किसको निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी को, mgh। तो mg की वैल्यू कितनी है? 200, और h की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, h3 है। तो 3 × 2 6, ये बन जाएगा 600। यूनिट क्या होगा? जूल हो जाएगा। आगे जरा दूसरा पार्ट देखो, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू लिफ्ट अ बैग ट्वाइस एज हाइट। पहले की निस्बत हाइट को डबल करना हो, तो आप बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना बनेगा? 6 का डबल क्या होता है? चलो, 600 का डबल क्या होता है? अभी छठी क्लास के बच्चों बताओ जरा, 600 का डबल क्या होता है? 600 को डबल कर दो, 1200। 600 रुपए आपके पास हो, उसको 600 को डबल कर दो, क्या हो जाएगा? 1200 रुपए हो जाएंगे। तो जनाब ये पोटेंशियल एनर्जी 1200 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1200 जूल हो जाएगी। तो बेटा ये आपने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग को डिटेल में सीख लिया, और इसको अब आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। बाकी हमारा लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा। थैंक यू।